Hello everyone, so welcome to our channel Alex Coaching Classes. In this video we are going to discuss our first chapter of Political Science class 12th, that is Cold War era. So in this chapter you have to focus on these terms that ये जो chapter होगा ये किसके around revolve करेगा, the Cold War era. Cold War के टाइम पे जो जो चीज़ें जो जो इवेंट्स हुए उसी के इर्द गिर्द ये चैप्टर हमारा घूमेगा. सो फर्स्ट इसमें हम ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिरकार हमको क्या क्या चीज़ों पे अपना फोकस रखना है. दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप ऑफ द एंटायर बुक. तो ये चैप्टर जो है वो एक तरह से हमको एक बेस प्रोवाइड करेगा फॉर द एंटायर बुक. द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज यूजुअली सीन एज अ beginning of contemporary era in the world politics, which is the subject matter of this book. It is therefore appropriate that we begins the story with the discussion of Cold War. So आपको एक चीज़ समझनी होगी इसमें, हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट टुक प्लेस इन 1914 to 1918. फाइन. उसके बाद हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945. 6 ईयर तक हमारा जो होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है तो अब हमको इसमें एक चीज समझनी होगी. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो दो पावर्स के बीच में हुआ था. फर्स्ट पावर जो थी वो थी एलाइड फोर्सेस. दूसरी थी एक्सिस पावर्स. तो एलाइड फोर्सेस में हमारे पास 4 कंट्रीज थी. एलाइड फोर्सेस में हमारे पास 4 कंट्री थी जो कि यूके, यूएस, फ्रांस एंड यूएसएसआर. और दूसरी तरफ हमारा क्या था? एक्सिस पावर में हमारा जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 कंट्रीज एक्सिस पावर्स में थी. अब इसका रिजल्ट क्या होता है? जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसमें हमारी एक्सिस पावर जो होती है वो हार जाती है और एलाइड फोर्सेस हमारी जीत जाती है उसमें. तो उसके बाद जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर होता है वैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है. कोल्ड वॉर क्या हुआ? मान लो पूरा हमारा ये पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 सुपर पावर्स इमर्ज होती है ऑन द ग्लोबल स्टेज. मतलब 2 सुपर पावर्स कौन सी हो गई? पहली यूएसए, दूसरी यूएसएसआर. तो इस चैप्टर में हमको पूरे के पूरा यूएसए प्लस यूएसएसआर के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये सुपर पावर्स बनी और इनका क्या क्या इम्पैक्ट हमारी पूरी कंट्री में देखने को मिला. सो आगे देखते हैं. इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएट दैट वी बिगिन दिस स्टोरी विद द डिस्कशन ऑफ द कोल्ड वॉर. दिस चैप्टर शोज हाउ द डोमिनेंस ऑफ 2 सुपर पावर्स, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, was central to the Cold War. It tracks the various arenas of the Cold War in different parts of the world. The chapter views on the non-aligned movement as a challenge to dominance of its 2 superpowers and describes the attempt by the non-aligned countries to establish a new international economic order as a means of attaining economic development and political independence. अब क्या होता है? जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड होता है वो 2 सुपर पावर्स के बीच में बट जाता है, यूएसए और यूएसएसआर. जितनी भी हमारी वर्ल्ड की कंट्रीज होती है अब उनको ये डिसाइड करना होता है कि हमको किसके साइड में जाना है, यूएसए के साइड में जाना है या यूएसएसआर के साइड में जाना है. यूएसएसआर की साइड में जाना है. अब काफ़ी सारी कंट्रीज, इसमें एक और टॉपिक हमको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है जो कि कौन सा है? नैम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट. इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे फर्दर वीडियोज में. नैम क्या होता है? जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती है वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, मतलब 2 अलायंस, ये 2 अलायंस बन गए ना, यूएसए का अलायंस बन गया और यूएसएसआर का बन गया. तो इसके ना हमको काफी सारी कंट्रीज ऐसे थे जिनको ना तो यूएसए के साइड जाना था ना ही यूएसएसआर के साइड जाना था. तो जिनको दोनों पावर ब्लॉक से दूर रहना था उन्होंने अपना क्या फॉर्म किया? नैम फॉर्म किया. और इंडिया इसमें से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर रहा है, फाउंडिंग मेंबर कह सकते हैं हम. तो इसमें अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्यूबन मिसाइल क्राइज. तो क्यूबा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना है क्यूबा क्या है. सो क्यूबन मिसाइल क्राइज इन अप्रैल 1961. दिस यू हैव टू रिमेंबर. फॉर 1 मार्कर्स, the leaders of Union of Soviet Socialist Republic
that is USSR, were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro. अब क्या होता है, अप्रैल 1961 के अंदर जो लीडर होते हैं कहाँ के, यूएसएसआर के जो लीडर्स होते हैं निकिता क्रुश्चेव, उनको इस चीज़ का खतरा लगता है, उनको इस चीज़ का डर लगता है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए जो है वो हमारे क्यूबा के ऊपर, क्यूबा एक तरह का एलाई है, एलाई मतलब साथी है, किसका साथी है, यूएसएसआर का साथी है कौन, क्यूबा। तो क्यूबा कहाँ पे है, ये मान लो अमेरिका है, यूएसए है अमेरिका के नीचे, मतलब बहुत क्लोज कंट्री है यहाँ पे, क्यूबा एक आइलैंड नेशन है, ठीक है। तो अमेरिका के साइड में क्या है, क्यूबा। तो अब यूएसएसआर के जो लीडर्स होते हैं उनको डर लगता है कि कहीं जो हमारा यूएसए है वो अटैक ना कर दे, इन्वेड ना कर दे क्यूबा पे। और क्यूबा की देखो, अब मैं तुमको एक चीज समझाती हूँ, जो दो सुपर पावर्स थी, कौन सी, फर्स्ट यूएसए, दूसरी यूएसएसआर। तो यूएसए कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, ये फॉलो करता था कैपिटलिज्म को। किसको प्रमोट करता था, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को। और यूएसएसआर किसको फॉलो करता था, सोशलिज्म को, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी। तो अब दोनों में डिफरेंस आपको मैं क्लियर करती हूँ। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर हेल्ड बाय, आर कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जितना भी कंट्री में, जितने भी कंट्रीज में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ओन करने की उनके पास गवर्नेंस होती है। और जो हमारा सोशलिज्म होता है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी होता है, उसमें क्या होता है, जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारा का सारा कौन ओन करेगा, हमारा गवर्नमेंट ओन करेगा। चाहे वो किसी का घर हो, वहाँ पे मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास इतना हक नहीं होता कि वो खुद वो चीज़ें ओन कर पाए। तो सारी की सारी चीज़ें, जितना भी हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो वो सारी सारी चीज़ें किसके अंडर में चलेगी, किसके कहने पे चलेगी, किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा उन सारी चीज़ों पे। तो क्यूबा है तो पास वो किसके, यूएसए के पास है क्यूबा। पर क्यूबा कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, कम्युनिस्ट क्यूबा लिखा हुआ है यहाँ पे, कम्युनिज्म को फॉलो करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्यूबा का उस समय पे प्रेसिडेंट कौन था, फिडेल कैस्ट्रो, द प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो कोस्टल साइड पे जो हमारा आइलैंड नेशन है वो कौन सा है, क्यूबा। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, फिडेल कैस्ट्रो, 1961 के दौरान। क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ सोवियत यूनियन, एलाई मतलब साथी, क्यूबा कौन क्या है, क्यूबा एक एलाई है, एक साथी है सोवियत यूनियन का। और वो क्या करता है, डिप्लोमेटिक तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से जो यूएसएसआर है वो हेल्प करता है, किसको, क्यूबा को वो हेल्प करता है फाइनेंशियली मैटर में, मिलिट्री वाइज, हर एक चीज़ से क्यूबा को हेल्प करता है यूएसएसआर। निकिता कुर्शेव, द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन का जो लीडर है वो कौन है, निकिता कुर्शेव, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, जब उनको ये चीज़ का खतरा लगने लगा कि कहीं जो यूएसए है वो इन्वेड ना कर दे और फिडेल कैस्ट्रो को ओवरथ्रो ना कर दे, तब यूएसएसआर ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो क्यूबा है, कम्युनिस्ट रूल क्यूबा है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रशियन बेस में, मतलब वहाँ पे मिसाइल्स को प्लेस कर देंगे। decided to convert Cuba into a Russian base in 1962, इसको भी आपको याद रखना है। He placed a nuclear missile in Cuba, वो लोग क्या करते हैं, क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेस कर देते हैं। The installation of these weapons put the US for the first time under close fire range and nearly doubled the numbers of bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR. अब जब यूएसए को पता लगता है इन सब चीज़ों के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में, तो यूएस को भी अब खतरा लगने लगता है अपनी तरफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे मिलिट्री, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन तो प्लेस कर दिए, कहीं कहीं ना कहीं से वो लोग हम लोग के ऊपर अटैक ना कर दे, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोज हो सकता है। 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, अब यूएस को कब पता चलता है कि यूएसएसआर ने क्या किया, क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेस कर दिया। तो कितने टाइम बाद पता चलता है, 3 weeks के बाद पता चलता है। द अमेरिकन्स बिकेम अवेयर ऑफ इट। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी and his advisor were reluctant to do anything that might lead to a full-scale war between two countries. अब
यूएसए को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि हमको जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत केयरफुल होके लेना है। अगर हम कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक तरीके से ले लेते हैं तो शायद हमारे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए सामने वाली सुपर पावर्स। तो कुछ भी दोनों कंट्रीज के बीच में होता, पर ये एक फुल फ्लेज वॉर ना हो, एक हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो। कोल्ड वॉर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, पर डायरेक्टली दोनों जो सुपर पावर्स थी वो आपस में कन्फ्रंट्रेशन नहीं थी, उनकी आपस में वॉर नहीं हुआ, उनका डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, पर एक वॉर लाइक सिचुएशन पूरे टाइम पे बनी रही। But they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba. Kennedy offered American warship to intercept any Soviet ship heading in Cuba as a way of warning the USSR of its seriousness. A clash seemed to be imminent in what to be known as Cuban Missile Crisis. अब इसी सारे इंसिडेंट को उसके बाद क्या होता है, देखो जब अमेरिकन को ये चीज़ का पता चल जाता है तो अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट था उस समय पे? जॉन एफ कैनेडी। तो उन्होंने क्या किया, कुरशेव को, देखो ये सारा जो मैटर था वो यूएन में पहुंच गया था। अब यूएन के बारे में हम चैप्टर 6 में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पूरा चैप्टर वो यूएन से ही रिगार्डिंग है, पूरा रिलेटेड है उससे ही। तो उस चैप्टर में हमको फोकस करना है कि यूएन क्या है। तो ये मैटर जब होता है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में चला जाता है, यूएन में चला जाता है, यूनाइटेड नेशन, सॉरी मिस्टेकन हो गया था। यूनाइटेड नेशन में जब ये मैटर चला जाता है उसके बाद ये कंक्लूजन निकल के आता है कि वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जो हमारा यूएसएसआर है वो वहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। और उसके बाद जो हमारा यूएसएसआर होता है वो क्यूबा से अपनी जो जितनी भी मिसाइल्स होती है वो सबको रिमूव कर लेता है। और इस इंसिडेंट को देखो, अगर वो रिमूव ना करते, अगर एक दूसरे के साथ वॉर लाइक सिचुएशन तो हो रखी थी, डायरेक्ट वॉर में दोनों इन्वॉल्व हो जाते तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता। देखो न्यूक्लियर वॉर का जो इफेक्ट होता है वो बहुत टाइम तक रहता है और उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। तो इसी सारे जो हमारा इतना सारा ये जो इंसिडेंट पढ़ा उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइस। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, ये डेट्स वगैरह याद रखनी है। जो अप्रैल 1961 में उनको ऐसा फियर होने लगा, ठीक है। क्यूबा कहाँ है? क्यूबा यूएसए के आइलैंड नेशन है। क्यूबा का प्रेसिडेंट कौन था उस समय पे? फिडल कैस्ट्रो था। क्यूबा कौन सी कमी उसको आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इस टॉपिक को मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। Clash made the whole world nervous, for it would have no ordinary war. Eventually, to the world's great relief, both the sides decided to avoid war. The Soviet ships slowed down and turned back. अब क्या होता है, ये जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है इससे पूरा वर्ल्ड, देखो होती तो दोनों के बीच में है, दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही ये वॉर होती, पर स्टिल जो इसका इम्पैक्ट होता है वो पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। तो कंट्री को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला जब दोनों ही सुपर पावर्स ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम वॉर को अवॉइड करेंगे। तो इससे पूरे कंट्री को बहुत ज़्यादा राहत मिली। द क्यूबन मिसाइल क्राइस वॉज द हाई पॉइंट ऑफ वॉट टू बी नॉन एज कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है वो कौन सा था? सबसे हाईएस्ट इवेंट माना जो जाता है वो क्यूबन मिसाइल क्राइस ही माना जाता है। द कोल्ड वॉर रेफर्स टू competition, the tensions and a series of confrontation between the यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कोल्ड वॉर की डेफिनेशन लिखी हुई है। द कोल्ड वॉर रेफर्स टू, कोल्ड वॉर किसको कहा जाता है? ये एक तरह का कंपटीशन था दोनों सुपर पावर्स के बीच में, जहाँ पे काफी सारे टेंशंस क्रिएट हुए, कंसंट्रेशंस हुए। किस किस के बीच में? दो सुपर पावर्स के बीच में। दो सुपर पावर्स कौन सी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी थी? यूएसए, दूसरी सोवियत यूनियन, फाइन। और उनके साथ क्या थे? उनके एलाइज थे। अब जितनी मैंने बताया तुमको कि जो पूरा वर्ल्ड है, आपको मैंने ये चीज़ बताई स्टार्टिंग में, जो पूरा वर्ल्ड है वो या तो यूएसए के साथ जाएगा, काफ़ी सारी कंट्री थी जो यूएसए के साथ गई और काफ़ी सारी कंट्री जो थी वो यूएसएसआर के साथ गई। तो इनका अलग ब्लॉक बन गया, इनका अलग ग्रुप बन गया, इनकी कंट्रीज का अलग ग्रुप बना और इनका अलग बना। तो इनके वो सारे क्या हो गए? एलाइज। एलाइज मतलब साथी। जो कंट्रीज यूएस का साथ देगी उसको वेस्टर्न अलायंस बोलेंगे, और जो कंट्रीज यूएसएसआर का साथ देगी उसको हम ईस्टर्न ब्लॉक बोलेंगे।
Unfortunately, however, it never escalated into a hot war, that is, a full-scale war between two superpowers. और हालांकि ये जो लड़ाइयाँ, जो भी कन्फ्रंट्रेशन, जो भी टेंशन चलती थी उन दोनों सुपर पावर्स के बीच में, इसकी वजह से एक फुल स्केल वॉर तो नहीं हुआ। जैसे हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ऐसा ही हमारा कोल्ड वॉर ही रहा, हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, या शूटिंग वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। There were wars in various regions with the two superpowers and their allies involved in warfare and its supporting regional allies, but at least the world avoided another global war. अब छोटे मोटे वॉर तो होते रहे काफी सारे रीजन में, पर एक ग्लोबल वॉर होने से बच गया। द कोल्ड वॉर नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड द बैलेंस ऑफ पावर। अब ये कोल्ड वॉर सिर्फ यही चीज नहीं थी कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में दुश्मनी थी, मिलिट्री वाइज, फाइनेंशियल वाइज, वो सब एक तरीके से सिर्फ दुश्मनी ही नहीं थी, पर ये एक तरह का क्या था, आइडियोलॉजिकल वॉर था। आइडियोलॉजी मतलब जितनी कंट्रीज, देखो दोनों कंट्रीज की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो आइडियोलॉजिकल कि किसकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यूएसएसआर की बेस्ट है या यूएसए की है। यूएसए की क्या थी, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, और वैसे ही हमारी यूएसएसआर की क्या थी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी उनकी। The Cold War was not simply a matter of power rivalries, of military alliance and of balance of power. These were accompanied by a real ideological conflict. ये क्या था, एक तरह का real ideological conflict था. A difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world. तो दोनों ही countries, दोनों ही super powers क्या दिखाना चाहती थी कि मेरी ideology best है, मेरी ideology best है. Fine. The US, द वेस्टर्न अलायंस, अब दो तरीके के अलायंस बने। अलायंस मतलब ग्रुप समझ लो आप, ऑर्गेनाइजेशन बने। द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द यूएस। अब जो दो तरीके के अलायंस बने, एक वेस्टर्न अलायंस बना, दूसरा ईस्टर्न अलायंस बना। जो वेस्टर्न अलायंस था उसका हेड कौन था, यूएसए, और जो ईस्टर्न अलायंस था उसका हेड कौन था, यूएसएसआर। यूएस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। तो यूएस कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी। वाइल द ईस्टर्न अलायंस कौन सा था, जितनी भी कंट्रीज सोवियत यूनियन के साथ थी वो क्या थी, ईस्टर्न अलायंस में आती थी, और उनकी कौन सी आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जिसमें आप मतलब 9th क्लास में पढ़ के आए हो, आप 11th क्लास में भी आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ के आए हो। उसके बाद यहाँ पे हमको लिखा हुआ है व्हाट इज कोल्ड वॉर। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ लैंडमार्क इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है उसको एक तरह का लैंडमार्क माना जाता है हमारे पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इन 1945, इसको आपको याद रखना है, 1945 ईयर को, द अलाइड फोर्सेस लेड बाय द यूएस। अब मैंने आपको बताया ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था, एक अलाइड फोर्सेस के बीच में हुआ था, दूसरा एक्सिस पावर के बीच में हुआ था। अलाइड फोर्सेस में कौन सी पावर्स थी, कौन सी कंट्रीज थी, यूएस थी, सोवियत यूनियन थी, दैट इज यूएसएसआर, सोवियत यूनियन कह लो, यूएसएसआर कह लो आप, ब्रिटेन थी और फ्रांस थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये कंट्रीज किसको हरा देती है, एक्सिस पावर को हरा देती है। एक्सिस पावर में कौन सी कंट्रीज थी, जर्मनी, इटली और जापान। एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड कितना था, 1939 to 1945। The war had involved almost all major powers of the world and spread out the region outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma, and parts of India's northeast. अब ये काफी सारे रीजन तक फैल गया था, जैसे कि चाइना तक फैल गया था, और कहाँ पे, यूरोप की काफी सारी कंट्रीज में जाके फैल गया था ये, और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उस तरफ भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। द वॉर डिवास्टेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब देखो, कोई भी कंट्री में अगर वॉर होता है, कोई भी कंट्री पार्टिसिपेशन करती है अगर वॉर में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन होता है। डिवास्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, किस किस के टर्म्स में, ह्यूमन लाइफ। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं, सिविलियन प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा हार्म होता है, फाइनेंशियली कंट्री बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है। तो इसी वजह से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था वो तहलका मच गया था, पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा घबरा गया था हमारा पूरा वर्ल्ड। कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1914 to 1918, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1939 to 1945।
द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। अब जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, तो उसके बाद से किसकी स्टार्टिंग हो जाती है? कोल्ड वॉर की। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, वैसे ही हमारा क्या स्टार्ट हो गया? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। The World War ended when the United States of America dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा होता है, उसका एंडिंग कैसे हुई, हम उसको पढ़ेंगे कि एंडिंग कैसे हुई। जब यूएसए कौन सी पावर्स है? अलाइड फोर्सेस है। जब हमारा यूएसए किसके ऊपर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब का हमला करता है जापानीज सिटीज के ऊपर। जापानीज 2 सिटीज थी, जापान की 2 सिटीज थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। इस पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है। कब? अगस्त 1945 में। और फिर क्या होता है? जापान सरेंडर कर देता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा बहुत डिस्ट्रक्टिव हुआ था, कितने सारे लोगों की जान चली गई थी इस वाले एटॉमिक बॉम्ब के गिरने के। और इसके काफ़ी सारे आफ्टर मैथ्स थे, मतलब लोग आज तक भी बहुत ज़्यादा डिसेबल पैदा होते हैं वहाँ पे। तो अब देखो, कोई भी इवेंट अगर हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होता है तो वहाँ की 2 चीज़ें होती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो उस इवेंट को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हर इवेंट के या तो क्रिटिक्स तो होंगे ही होंगे, साथ में सपोर्टर्स भी होंगे। तो अब इस इवेंट्स को लेकर के जो क्रिटिक्स थे वो क्या कहते थे? जो क्रिटिसाइज करते थे इस चीज़ को, critics of this US decision to drop the bombs have argued that the US know that Japan was about to surrender and it was unnecessary to drop the bomb। अब काफी सारे लोग ये कहते हैं, जो कि क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उस इवेंट को, वो लोग का कहना ये होता है कि यूएस को पता था कि जापान सरेंडर करने ही वाला है, और यूएस ने जो एटॉमिक बॉम्ब का हमला किया वो एकदम अननेसेसरी था, यूजलेस था। They suggest that the US action was to intend to stop Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that the United States was supreme। तो इसका काफ़ी सारे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं इस इवेंट को, वो लोग ये कहते हैं कि इस चीज़ को करके यूएस ने अपनी क्या दिखाया? डोमिनेंस शो की अपनी। अब जो यूएस के सपोर्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं? द यूएस सपोर्टर्स हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ दिस atomic bomb was necessary to end the war quickly and to stop the further loss of American allied lives। ठीक है, तो जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब का गिराना काफ़ी ज़्यादा लाजमी हो गया था, इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर एंड ही नहीं हो रहा था, 6 साल से चल रहा था, चलता ही जा रहा था, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो वॉर को जल्दी से एंड करने के लिए ये ज़्यादा नेसेसरी हो गया था कि एटॉमिक बॉम्ब का हमला कर देना चाहिए था, वो सही था उनके हिसाब से। और कितना सारा कि कोई भी वॉर होता है, देखो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ह्यूमन लाइफ्स का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो किसी भी वॉर से देखो पीस तो नहीं मिलती हमको, ऑब्वियसली हमको ये चीज़ पता है। Whatever the motives, the consequences of the end of the Second World War was the rise of 2 new superpowers in the global stage। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप जो भी चाहे सपोर्टर्स कहते हो, क्रिटिसाइज करते हो, क्रिटिसाइज कहते हो उसको, तो अब क्या होता है? इसकी वजह से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ, उसके बाद हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। 2 सुपर पावर्स इमर्ज हो गए ग्लोबल स्टेज पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स बाहर निकल के आई, उनका राइज हुआ। कौन सी? यूएसए और यूएसएसआर। With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe, and in many parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest power। ये दोनों greatest power बन चुकी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर in the world and the ability to influence events anywhere on the earth। अब इनके पास इतनी इन्फ्लुएंशियल पावर थी कि किसी भी दुनिया का कोई भी इवेंट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इवेंट हो रहा है, उसको इन्फ्लुएंस करने की इनके पास पूरी की पूरी कैपेबिलिटीज थी, ये एबिलिटी थी इनके पास। While the Cold War was an outcome of emergence of US and the USSR as 2 superpowers rival to each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear। The logic is simple yet powerful। When the 2 rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting and death,
and destruction unacceptable to each other. A full-fledged war is unlikely. In spite of provocation, neither sides would want to risk war, since no political gain would be justified and the destruction of their societies. So, the Cold War was not simply a matter of power rivalries, of military alliance and the balance of power. These were accompanied by a rare ideological conflict uh, in, as well a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic, social लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसमें क्या है, जो कोल्ड वॉर है वो सिंपली एक मतलब दुश्मनी नहीं है. वो दुश्मनी किसके बेसिस पे है? आइडियोलॉजिकल बेसिस पे है कि किसकी आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा बेस्ट है और किसकी आइडियोलॉजी का कितने ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं. फाइन. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द यूएस. अब हमारा, मैंने बताया, दो पोल्स में डिवाइडेड हो गया था, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न. तो जो वेस्टर्न ब्लॉक था ना, वेस्टर्न कंट्रीज का जो ब्लॉक था, उसको कौन हेड करता था? उसको हेडेड बाय यूएसए. कौन हेडेड करता था? यूएसए हेड करता था. और उनके अलायंस का नाम मैंने आपको बताया था नेटो. ठीक है. हेडेड बाय द यूएस, रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी. अब यूएसए की आइडियोलॉजी कितनी बार मैंने आपको बताया कि यूएस की जो आइडियोलॉजी है वो कौन सी है? लिबरल डेमोक्रेसी. ठीक है. कौन सी है? लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म मतलब जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट फॉर्म्स को अलाउड होता है इकोनॉमी चलाने का. ठीक है. और दूसरा क्या है हमारा? वहाँ पे डेमोक्रेसी भी स्टैब्लिश है. While the Eastern Alliance headed by the Soviet Union was committed to the ideology of socialism and communism. और जो हमारा सोवियत यूनियन है उसकी आइडियोलॉजी कौन सी है? उसकी आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. मतलब सोशलिज्म में किसमें सारे के सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दैट आर ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. हमारा जो गवर्नमेंट होता है वो कंट्रोल करता है सारा का सारा, कंट्री में जितनी भी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो सब मैनेज करके चलता है. मान लो एक फार्म है. ठीक है. एक फार्म पे अगर 10 वर्कर काम भी कर रहे हैं तो उनको भी जो मतलब वेजेस होगी वो कौन देगा? गवर्नमेंट देगा. फाइन. और उनका वो खुद का फील्ड नहीं हो सकता, वो फील्ड भी किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा. यहाँ पे सोशलिज्म का मतलब होता है सिंपली कि जहाँ पे गवर्नमेंट हमारी हर एक नीड्स का ध्यान देता है. एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, उन सब चीज़ों का क्या करता है? गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस आइडियोलॉजी इन क्लास 11th. So what is Cold War? The end of the Second World War is a landmark in the contemporary world politics. अब क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब किस चीज़ को हमारी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें लैंडमार्क माना जाता है? तो किसको? एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को. ठीक है. In 1945, the Allied forces led by the US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis power led by the Germany, Italy, Japan. तो हमारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें दो पावर्स थी. फर्स्ट कौन सी थी? एलाइड पावर. दूसरी थी एक्सिस पावर. तो एलाइड पावर में कौन सा था? कौन था? यूएसए, यूएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस. ठीक है. तो ये चारों कंट्रीज किसमें थी? एलाइड फोर्सेस में. और एक्सिस पावर में कौन सी थी? जर्मनी, इटली, जापान. तो एक्सिस पावर जो होती है वो हार जाती है और एलाइड पावर हमारी जीत जाती है. The Second World War 1939 to 1945, the war has involved almost all the major powers of the world and spread out region outside Europe including Southeast Asia, China, Burma, now Myanmar and parts of India's northeast. तो ये क्या होता है, जो कोल्ड वॉर होता है वो काफ़ी सारे रीजन तक और स्प्रेड हो जाता है. जैसे यूरोप के काफ़ी सारे रीजन, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया. ठीक है. चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, वहाँ पे क्या होता है? ये सारा कोल्ड वॉर का इफेक्ट देखने को मिलता है. द वॉर डिवास्टेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी. ठीक है. तो इस वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना ज़्यादा लॉस हो चुका है. कोई भी वॉर होता है देखो कंट्री को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिक वाइज बहुत ज़्यादा कंट्री पीछे चली जाती है. द वॉर डिवास्टेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. अब कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी इस वॉर में. ठीक है. सिविलियन प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
अर्लियन शेक इन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 टू 1918। इससे पहले भी एक और वर्ल्ड वॉर हो चुका है, कब हुआ था? 1914 टू 1918, 4 साल तक भी ये वॉर चल चुका है। जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 6 साल के लिए चला। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हुआ? कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ हमारा। फाइन। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? कोल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हो जाता है। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब ऑन द जापानीज सिटी। वो ये बहुत फेमस इंसिडेंट है, हमको पता है। जो हमारा यूएस है उसने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड करने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड करने के लिए जापान की 2 सिटीज थी। कौन सी थी? जापान की 2 सिटीज थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या करता है? बॉम्ब अटैक करता है, ठीक है, बम्बार्डमेंट कर देता है, एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है, जिसके आफ्टर मैथ्स हमको आज तक देखने को मिलते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत ज़्यादा इसमें डिवास्टेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। और क्या हुआ था? इसकी वजह से ही इसको क्या बोला जाता है कि हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसकी एंडिंग कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे एंड हुआ? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे एंड हुआ, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे कि जब यूएसए ने अगस्त 1945 में 2 जापानीज सिटीज हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराए, तो जापान ने क्या किया? खुद को सरेंडर किया वहाँ पे। और क्या हुआ? जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो एंड हो गया। हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 कोजिंग जापान टू सरेंडर। और क्या किया? जापान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्रिटिक्स, अब देखो, कोई भी एक्शन होता है, अगर हमारी स्टेट में, कंट्री में कोई भी एक्शन हो रहा है, हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं उसके क्रिटिक्स, ठीक है, जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। एक होते हैं उसके सपोर्टर्स, ठीक है, जो उस इवेंट को सपोर्ट करते हैं। और कुछ होते हैं जो उस इवेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। तो जो क्रिटिक्स थे ना, इस एक्शन के जो क्रिटिक्स थे वो क्या कहते थे? द क्रिटिक्स ऑफ यूएस एक्शन टू ड्रॉप द बॉम्ब्स हैव आर्ग्यूड दैट द यूएस नो जापान वाज अबाउट टू सरेंडर, इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप द बॉम्ब्स, ठीक है। तो क्रिटिक्स का क्या कहना है? जापान को, यूएसए को पता था कि जापान पहले ही सरेंडर कर देता, जापान सरेंडर खुद को करने ही वाला था। और क्या था? ये अननेसेसरी ही उसने एटॉमिक बॉम्ब का हमला किया है जापानीज सिटीज पर। They suggest that the US action was intended to stop Soviet Union from making military and political gain in Asia and otherwise to show Moscow that the United States was supreme। तो ये सब काफ़ी लोग का ये मानना है कि जो यूएस का ये वाला एक्शन था वो किस लिए था? वो खुद को डोमिनेंट दिखाना चाहता था कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, या फिर मेरे पास, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो खुद की डोमिनेंस शो करने का एक वे बताया गया इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमारा यूएस, अब जो सपोर्टर्स थे वो क्या कहते थे? जो यूएस सपोर्टर्स हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली एंड टू स्टॉप। तो अब जो हमारा जो सपोर्टर्स थे वो क्या बोल रहे थे कि एटॉमिक बॉम्ब का गिराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारा वॉर एंड नहीं हो पा रहा था, 6 साल तक चल रहा था ये, और एंड नहीं होने का आ रहा था। इसलिए ये वॉर को एंड करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब को गिराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और कितनी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, इन सबको स्टॉप करने के लिए भी यूएसए ने सही किया बॉम्ब गिरा करके, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना था। Further loss of American and Allied lives, whatever the motives, the consequences of the end of the Second World War was the rise of 2 new superpowers on the global stage। तो अब क्या हुआ? चलो ठीक है, जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, तो वैसे ही 2 न्यू सुपर पावर्स का जन्म हो जाता है। मैंने आपको बताया यूएसए एंड यूएसएसआर, 2 सुपर पावर्स वर्ल्ड स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे अराइज होने लग जाती हैं। With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe, and in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on the earth। तो अब बहुत ज़्यादा जो 2 सुपर पावर्स, मेजर 2 सुपर पावर्स जो है वो है यूएसए एंड यूएसएसआर, और वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं पूरे वर्ल्ड के इवेंट्स को। जो भी वर्ल्ड में घटित चीज़ें हो रही हैं, जो भी इवेंट्स टू प्लेस होंगे इन फ्यूचर या फिर एट प्रेजेंट हो रहे होंगे, उन सबको इन्फ्लुएंस रखने का बहुत बड़ा हाथ क्या है? यूएसए और यूएसएसआर का भी है। While the Cold War was an outcome of the emergence of US
in the USSR as the two superpowers rival to each other. अब ये दोनों के बीच में क्या थी, दुश्मनी थी. It was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atoms bomb is too costly for any country to bear. The logic is simple yet powerful. When the two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. In spite of provocation, neither sides would want to risk war, since no political gains would be justified and the destruction of in their societies. तो अब क्या होता है, देखो, दोनों ही जो हमारा यूएस है और यूएसएसआर दोनों ही सुपर पावर्स के पास भर भर के मिलिट्री वेपन्स है हमारे पास. उनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो हो सकता है. तो दोनों के बीच में क्या है, देखो, अगर यूएसएसआर के ऊपर मिलिट्री वाइज वॉर करेगा तो वो भी रिटेलिएट करेगा. तो इसमें क्या होता है, दोनों ही कंट्रीज को बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ सकता है. ठीक है, अगर एक कंट्री दूसरे पे वॉर कर रही है तो दूसरा रिटेलिएट करेगा अगेंस्ट द वन. फाइन. तो इससे क्या होता है, फुल फ्लेज वॉर दोनों के बीच में उसकी जो चांसेस होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो कम होती है, क्योंकि ये क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस. अभी आने वाले पैराग्राफ में मैं तुमको लॉजिक ऑफ डिटरेंस बताऊंगी. लॉजिक ऑफ डिटरेंस सिंपल वर्ड्स में समझे तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मतलब होता है व्हेन टू कंट्रीज, दोनों कंट्री के पास पावर्स है कि वे न्यूक्लियर वॉर कर सकती हैं. ठीक है, न्यूक्लियर वॉर को स्टार्ट कर सकती हैं, पर दोनों ही कंट्री को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम सामने वाले पर अटैक करेंगे तो सामने से भी रिटेलिएशन आएगा हमारे ऊपर, और इससे दोनों ही कंट्री को बहुत ज़्यादा लेवल पे नुकसान होगा. तो इसी वजह से दोनों कंट्रीज क्या डिसाइड करती हैं कि हम फुल फ्लेज वॉर में, हमारा जो वॉर होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा, हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा, कोल्ड वॉर ही बन के रह गया. इसलिए in the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other side as a winner. इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा कि दोनों में से किसी को भी विनर कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. This is called the logic of deterrence. So you have to remember the logic of deterrence. अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. The Cold War, in spite of being an intense form of rival between great powers, remained a cold, not hot or shooting war. अब क्या हुआ, इसलिए ही ये जो वॉर था वो कोल्ड वॉर बन के रह गया, ये हॉट वॉर में और शूटिंग वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ. किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज द लॉजिक ऑफ डिटरेंस. यू हैव टू रिमेंबर द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है. The deterrence relation prevent the war but not the rivalries between the powers. अब इस लॉजिक ऑफ डिटरेंस की वजह से वॉर होने से तो रुक गया, ठीक है, हॉट वॉर होने से या फिर फुल फ्लेज वॉर होने से तो रुक गया, बट जो दोनों कंट्रीज के बीच में दुश्मनी थी, आपसी दुश्मनी थी, उसको खत्म नहीं कर पाया ये लॉजिक ऑफ डिटरेंस. नोट द मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर. द टू सुपर पावर्स इन द कंट्रीज the rival blocks led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible. अब दोनों ही के पास क्या थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे. दोनों ही कंट्रीज को बहुत रैशनली और बहुत मेच्योरली बिहेव करना था. They were to be rational and responsible in the sense that they had understood the risk in fighting wars and might involve the two superpowers. When the two superpowers and the bloc led by them are in a deterrence relation, fighting wars will be massively destruction. वही चीज़ इसमें लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया कि दोनों ही कंट्रीज को बहुत ज़्यादा मैच्योरली, बहुत ज़्यादा रेशनल तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि दोनों ही के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है. एक कंट्री अगर अटैक करेगी तो सामने वाले के पास भी कैपेसिटी है कि वो उसको रिटेलिएट कर सके. Responsibility therefore meant that being restrained and avoiding the risk of another world war. In this sense, the Cold War managed to ensure human survival. Fine. अब हमारा next topic आता है the emergence of two power blocks. The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. In world sharply divided between the two alliance system, a state was supposed to remains tied to its protective superpowers to limit the influence of the other superpowers and its allies. अब क्या होता है,
जो दोनों सुपर पावर होती है वो क्या चाहती है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ठीक है। दोनों ही बहुत ज़्यादा कोशिश करती है अपने ग्रुप को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी टीम को एक्सपेंड करने के लिए, अपना अलायंस सिस्टम बनाने के लिए। द स्मॉलर स्टेट इन द अलायंस यूज टू लिंक द सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पस। अब जो छोटी छोटी स्टेट्स थी वो क्या करती थी, उन सुपर पावर्स के साथ में जाती थी। जैसे कुछ कंट्रीज जो छोटी छोटी होती थी वो यूएसए के साथ जाती थी, कुछ जाती थी यूएसएसआर के पास। दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन। अब उनको क्या मिलता था, उन कंट्रीज के साथ जाकर उनको क्या मिलता था, प्रोटेक्शन मिलती थी, वेपन्स मिलते थे उनको, और इकोनॉमिक एड मिलती थी, ठीक है। उनको फाइनेंशियली भी हेल्प मिलती थी अगेंस्ट देयर लोकल राइवलरीज, मोस्टली रीजनल नेबर्स विद whom they had rivalries, ठीक है। जैसे एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ दुश्मनी है, अगर वो सुपर पावर के पास जाती है तो उनसे कोई भी पंगा लेने के लिए नहीं सोचेगा, क्योंकि वो उस कंट्रीज के साथ शामिल है। और उनको क्या मिल रही है, इस तरह से प्रोटेक्शन वगैरह मिल रही है और हेल्प मिल रही है, एड मिल रहा है दूसरे कंट्रीज से, सुपर पावर से उनको एड मिल रहा है स्मॉलर कंट्रीज को। The alliance system led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into two camps. अब इसी की वजह से जो हमारा पूरा वर्ल्ड होता है वो दो कैंप्स में डिवाइड हो जाता है, ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। द डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन द यूरोप। अब सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो कहाँ, यूरोप में होता है। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइड विद द यूएस। अब जितने भी यूरोप की जितनी भी वेस्ट की कंट्रीज होती है ना, वेस्टर्न कंट्रीज होती है, वो किसके साइड में जाती है, यूएस। यूएस भी क्या होता है, वेस्टर्न साइड में है, इसलिए जो यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न पार्ट है, वो सारा का सारा किसके साथ जाने की कोशिश करता है, यूएसए के साथ जाने की कोशिश करता है। एंड दोज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप, अब जो भी ईस्टर्न यूरोप में होंगे वो किसके साथ जाएंगे, सोवियत कैंप के साथ जाएंगे, सोवियत यूनियन के साथ जाएंगे। दैट इज वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंस। और इसी की वजह से इनको वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस का भी नाम दिया जाता है। अब नीचे एक मैप बना हुआ है, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये पूरा का पूरा इस मैप में आपको ये समझना है कि जो येलो कलर से येलो कलर हो रखा है वो सारे नेटो के मेंबर है, मतलब क्या, ये यूएस के साथ है, ठीक है। और जो रेड कलर में ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट देखो आप, ये सारा क्या है, ये है यूएसएसआर के साइड, जितने मॉस्को हो गया, चिकोस्लोवियका हो गया, और कौन से हो गए, रोमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, बर्लिन, ये सारा क्या हो गया, ये वो यूएसएसआर के साथ में हो गया। अब यूएसएसआर पता है क्या है, आपको यूएसएसआर समझने के लिए एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि यूएसएसआर कोई एक सिंगल कंट्री नहीं है। यूएसएसआर में रशिया प्लस 14 अलग कंट्री प्लस 14 अलग कंट्रीज है, ठीक है। ये सारे के सारे 15 कंट्रीज, मतलब 14 अलग कंट्रीज और प्लस रशिया को मिला के हमारा यूएसएसआर बनता है। और सबसे बड़ी इसमें जो कंट्री वो हमारी रशिया ही है। The Western Alliance was formalized into the organization North Atlantic Treaty Organization। जितनी भी वेस्टर्न अलायंस थी, मतलब जो यूएसए के साथ में मेंबर्स कंट्रीज थी, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम क्या था, नेटो था, जो कि एग्जिस्टेंस में कब आया, अप्रैल 1949। दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर वन मार्कर। इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 कंट्रीज। अब इसमें कितनी कंट्रीज थी, 12 कंट्रीज थी, किसमें, वेस्टर्न ब्लॉक में, नेटो के अंदर 12 कंट्रीज मेंबर्स थे। इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट which declared that the armed attack on any one of them in Europe or the North America would be regarded as an attack on all of them, ठीक है। अब ये कंट्रीज को जैसे सुपर पावर्स को ज्वाइन करते हैं तो इनको क्या एश्योरेंस मिलती है कि अगर एक भी कंट्री पे, इन 12 के 12 कंट्रीज पे किसी के ऊपर भी एक भी वॉर होता है, कोई अदर इंसान आके, अदर कंट्री आके इन पे वॉर करता है, तो वो अटैक सब पे माना जाएगा, ठीक है। वो एक कंट्री के लिए सिंगल अटैक नहीं होगा, वो सबके ऊपर अटैक माना जाएगा। Each of these would be obliged to help the other। और इसमें क्या था, 12 की 12 कंट्रीज एक दूसरे को क्या करेंगी, एश्योरेंस देंगी और हेल्प करेंगी। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वॉर्सो पैक्ट। अब जो ईस्टर्न अलायंस था उसको क्या बोलते थे, वॉर्सो पैक्ट बोलते थे, जिसका हेड कौन था, सोवियत यूनियन था, फाइन, सोवियत यूनियन था। इट वॉज क्रिएटेड इन 1955। अगेन यू हैव टू रिमेंबर 1955 में ये बना था। एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर नेटोज फोर्स इन यूरोप। जैसे यूएसए का कौन सा बना था, वेस्टर्न अलायंस बना था, नेटो जिसका नाम था 1949 में बना, वैसे ही हमारा सोवियत यूनियन के लिए जो ग्रुप बना था, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसको वॉर्सो पैक्ट बोला गया और 1955 में फोर्स में आया।
International alliance during the Cold War era was determined by the requirements of the superpowers and the calculation of smaller states. ठीक है, अब क्या था, इन दोनों के बीच में ये भी कंपटीशन चलता रहता था कि किस कंट्री के पास, यूएसए के पास या यूएसएसआर के पास, किसके पास ज्यादा से ज्यादा मेंबर कंट्री होगी, छोटी छोटी कंट्रीज होंगी, ठीक है, जैसे इसके पास ज्यादा कंट्री है तो इसको पावरफुल माना जाएगा। इस टाइप से कंपटीशन दोनों के बीच में भी चलता था। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट तो था, पर साथ साथ में क्या था, मेंबर स्टेट का भी इनके अंदर। As noted above, Europe became the main arena of conflict between the two superpowers. In some cases, the superpower used their military power to bring countries into their respective allies. Soviet intervention in East Europe provide an example. The Soviet Union used its influence in Eastern Europe. अब जो ईस्टर्न यूरोप था उसको जितना भी इन्फ्लुएंस करता था वो कौन करता था, सोवियत यूनियन, एज इट वाज द हेड ऑफ देयर ब्लॉक, backed by the very large presence of its armies in the countries of the region to ensure that the eastern half of the Europe remained within its sphere of influence. In East and Southeast Asia, West Asia, Middle East, the United States, the US built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization. अब क्या हुआ, जो यूएसए था उन्होंने अपना पॉलिटिकल मान लो, मिलिट्री इन्फ्लुएंस मान लो, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया, और भी सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, जिसमें से सीटो और सेंटो दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन बने. The Soviet Union and the Communist China responded by having close relation with the regional countries like North Vietnam, North Korea and Iran. और जो हमारा जो यूएसएसआर था उसके क्लोज टाइज किसके साथ थे, चाइना के साथ थे, क्योंकि चाइना खुद एक कम्युनिस्ट नेशन है. नॉर्थ वियतनाम के साथ थे, नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ थे. द कोल्ड वॉर थ्रेटन्ड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंस. अंडर दिस circumstances many of the newly independent countries after gaining their independence from colonial powers such as Britain and France were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. अब जो छोटी छोटी जो कंट्रीज थी, जैसे इंडिया थी, उस समय पे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी. पहले तो हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे, ठीक है, वैसे ही काफ़ी सारे पार्ट्स पे क्या था, फ्रांस रूल करता था, काफ़ी सारे पे ब्रिटेन रूल करता था. तो जब इन लोग की कॉलोनीज हट गई, जब ब्रिटेन और फ्रांस ये सारे के सारे चले गए, हम लोग पे कब्जा, हम पे से कब्जा हटा करके, जैसे इंडिया है, इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, और फिर एक ऐसा टाइम आया जब ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री छोड़ के जाना पड़ा. तो अब वो सारी कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि किस सुपर पावर के साथ हमको जाना चाहिए. अभी तो वो लोग बिल्कुल न्यूली इंडिपेंडेंट हुए, और अभी इनके ऊपर ये इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है कि उनको किसी न किसी सुपर पावर के साथ जाना पड़ेगा. और इसकी वजह से क्या होता है, उनकी इंडिपेंडेंस तो छिन गई ना एक तरह से उनसे. जैसे अगर हमारा इंडिया है तो इंडिया को हमारी कंट्री ही रूल करेगी ना, हमारे डिसीजन कोई और सुपर पावर आके लेगी तो वो हमारी सोवरेनिटी के क्या होगा, सोवरेनिटी हमारी हार्म होगी, या सोवरेनिटी पे हमारी बात आएगी. क्रैक्स एंड स्प्लिट्स within the alliance system were quick to appear. Communist China quarreled with the USSR. अब इसमें एक इंसिडेंट बता रखा है कि जो कम्युनिस्ट चाइना है, चाइना की आइडियोलॉजी क्या है, कम्युनिज्म है, ठीक है. तो कम्युनिस्ट चाइना क्या करता है, उनकी यूएसएसआर के साथ क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है. 1950s में लड़ाई हो जाती है उनकी, और 1969 में क्या होता है, दे फॉट अ ब्रीफ वॉर ओवर द टेरिटोरियल डिस्प्यूट. अब टेरिटरी को लेकर के डिस्प्यूट होने लगता है उन दोनों के बीच में. द अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द नॉन अलाइंग मूवमेंट. अब क्या होता है, यहाँ पे एक मेजर ग्रुप बन के आता है नैम. नैम में कौन सी कंट्रीज हैं, जितनी भी न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री हुई है वो सारी नैम को ज्वाइन करती है, ठीक है. नैम क्या हो गया कि दोनों कंट्रीज में ना हमको यूएसए के साइड जाना, ना हमको यूएसएसआर के साथ जाना. इन दोनों से दूर रहने के लिए, अवे रहने के लिए क्या हुआ, हमने क्या क्रिएट किया, नैम क्रिएट किया. You may ask why the superpower needed any allies at all. After all, they have nuclear weapons and regular armies. अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा, तो सुपर पावर से वो तो खुद में इतनी ज़्यादा सशक्त है, सेल्फ सफिशिएंट है, फिर उनको छोटे छोटे अलायंस की क्या ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी स्मॉल कंट्रीज का सहारा लेने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती. They were so powerful that the combined powers of the most of the smaller states in Asia and Africa and even the Europe
वॉज नो मैच दैट ऑफ द सुपर पावर्स। उनके पास अगर ये छोटी छोटी जितनी भी कंट्रीज उनका साथ थी वो सारी कंबाइंड भी कर लेते ना, तो भी उनकी जो फोर्स का मुकाबला था, उनके मिलिट्री अलायंस को ले ले, उनकी फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के देखे जाए, तो हमारा जो सुपर पावर थी और जो छोटी छोटी कंट्रीज थी उन दोनों के बीच में कोई भी मैच नहीं था। बट स्टिल जो हमारी सुपर पावर्स थी उनको ज़रूरत थी कि वो स्मॉलर कंट्रीज को भी अपने साथ लेकर के चले। येट द स्मॉलर कंट्रीज वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स। अब यहाँ पे 4 पॉइंट लिख रखे हैं कि इस वे में सुपर पावर्स को जरूरत थी छोटी छोटी स्मॉलर कंट्रीज की। तो ये 4 पॉइंट्स अब हम डिस्कशन करेंगे। वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल। देखो इन कंट्रीज में क्या होता था, ऑयल एंड मिनरल्स तो मिल जाया करते थे। जो भी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते थे वो सारे कहाँ कहाँ से मिलते थे, स्मॉलर स्टेट से मिलते थे। किनको मिलते थे, जो सुपर पावर्स थी उनको मिलते थे। ठीक है, टेरिटरी फ्रॉम द सुपर पावर वेयर द सुपर पावर को लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रूप्स। अब उनको एक टेरिटरी मिल जाती थी जहाँ पे वो लोग एक दूसरे पे क्या रख पाए, नजर रख पाए, एक तरीके से स्पाई कर पाए, वेपन को अपने लॉन्च कर पाए। इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता था इनको। इन दैट मैनी स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड पे फॉर मिलिट्री अलाइंस। अब अगर छोटी छोटी कंट्रीज का कंबाइंड लेके चले तो इतना तो खर्चा निकल जाया करता था सुपर पावर का कि उनका मिलिट्री अलाइंस जो था वो तो आराम से चल सकता था। मतलब मिलिट्री एक्सपेंसेस उनके भरपूर हो सकते थे। मिलिट्री एक्सपेंसेस का उनका खर्चा यहाँ तक निकल सकता था अगर उन सारी छोटी छोटी कंट्रीज को हम मिला करके कंबाइंड फोर्सेस देखें तो। दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द आइडियोलॉजिकल रीजन। अब वो मैंने बताया तुमको पिछले लेक्चर में कि आइडियोलॉजिकल रीजन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी स्मॉलर कंट्रीज फॉर द सुपर पावर्स। Loyalty of the allies suggested that the superpower were winning war of ideas as well. The liberal democracy and capitalism were better than socialism and communism और vice versa। अब जिस स्टेट के पास, जिस भी सुपर पावर के पास ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स होते, स्मॉल कंट्रीज होती, जैसे यूएस के पास अगर ज़्यादा होते छोटी छोटी कंट्रीज, ये यूएसएसआर के पास ज़्यादा होती, तो ये चीज़ दिखाती है कि हमारी आइडियोलॉजी बेटर है दूसरे से, या हमारी क्या नाम है, हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू द सेकंड वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी हमने कंप्लीट किया। Arenas of the Cold War. The Cuban Missile Crisis that we begin in this chapter was the only one of the several crises that occurred during the Cold War. अब Cold War के टाइम पे काफ़ी सारे इवेंट्स took place किए, जिसमें से हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, क्यूबन मिसाइल क्राइस। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे इवेंट्स है जो कि कोल्ड वॉर में हुए, कोल्ड वॉर के टाइम पे हुए। द कोल्ड वॉर ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वॉर्स, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज क्राइसिस एंड वॉर्स डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो अब क्या हुए, ऐसे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट तो कोल्ड वॉर के टाइम पे एक दूसरे कंट्रीज के साथ चलते रहते थे, पर हमको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपने माइंड में कि ये वॉर जो हुए ये कभी भी ग्लोबल वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर में कभी भी कन्वर्ट नहीं हुए। ये मतलब छोटे मोटे जो वॉर थे वो आपस में चलते रहते थे, पर कभी वर्ल्ड वॉर में ये कन्वर्ट नहीं हुए। द टू सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन इन कोरिया। अब क्या होता है, कोरियन क्राइसिस होता है 1950 टू 1953, और फिर क्या होता है, बर्लिन क्राइसिस होता है 1958 टू 1962, द कॉन्गो क्राइस। अब 3 तरह की क्राइस है इस टॉपिक में, मेनली तो हमको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट क्या है, कोरियन क्राइस जो कि 1950 टू 1953 में हुआ, देन बर्लिन क्राइस जो कि 1958 टू 1962 हुआ, द कॉन्गो क्राइस जो कि अर्ली 1960s के आसपास हुआ। एंड इन दिस सेवरल अदर प्लेसेस crisis deepened as neither of the party involved was willing to back down. When we talk about arenas of the Cold War, जब हम arenas of the Cold War की बात करते हैं तो एरेनास मतलब जहाँ पे कोल्ड वॉर के कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, जैसे बर्लिन में हुए और कोरियन क्राइसिस हुए, तो ऐसे छोटी छोटी जगह वियतनाम में हुए, तो ये सारी जगह पे क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट छिड़े रहते थे। क्राइसिस डीपेंड एज नीदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वॉज विलिंग टू बैक डाउन। व्हेन वी टॉक अबाउट एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर वी रेफर्स देयरफॉर टू द एरियाज। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross certain limits। दोनों ही अलायंस के बीच में क्या हुआ, लड़ाइयाँ तो छिड़ती थी, पर ये ग्लोबल वॉर में, वर्ल्ड वॉर में कभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ। उनकी कुछ लिमिट्स थी जो कि कभी क्रॉस नहीं हुई। A great many lives were lost in some of the arenas like कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान। अब काफ़ी सारी जगह पे जो वॉर्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, यहाँ पे लोगों की जान भी गई, बट द वर्ल्ड वॉज
spared a nuclear war and a global hostility. In some cases, huge military build-ups were reported. In many cases, diplomatic communication between the two superpowers could not sustain and contributed to the misunderstanding. और काफ़ी बार क्या होता था, मिसकम्युनिकेशन होता था दोनों सुपर पावर के बीच में, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहती थी. Sometimes country outside the two bloc, for example, the non-aligned country played a role in reducing Cold War conflict and averting some graves. ठीक है, अब काफ़ी सारी ऐसी आउटसाइड पावर, जो ये आउटसाइड ब्लॉक जैसे बना था हमारा, नैम बना था, तो नैम ने कोशिश की, कोल्ड वॉर तो देखो ख़त्म नहीं कर पाए, पर उसको राइवलरीज को कम करने के लिए कोशिश ज़रूर की गई, उन वॉर्स को रिड्यूस करने की कोशिश ज़रूर की गई. लीडर्स ऑफ नैम प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज. अब जो दो कोरियाज, मतलब जो कोरियन क्राइसिस हुआ था, उसमें मीडिएट किसने करवाया, किसने मतलब उसको रिड्यूस करवाने की कोशिश की, नैम के लीडर ने. कौन थे नैम के लीडर? जवाहरलाल नेहरू. इन द कोंगो क्राइसिस द यूएन सेक्रेटरी जनरल. अब कोंगो क्राइसिस, ऐसे ही हमको एक एग्जाम्पल दे रखा है कोंगो क्राइसिस, उसमें किसने मीडिएट कराने में हेल्प की, यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने. ओके, उन्होंने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया दोनों को मीडिएट करवाने के बीच में. By and large, it was the realization on a superpower's part the war by all means should be avoided that made them exercise restraint and behave more responsibly in international affairs. अब दोनों को ही इंटरनेशनल अफेयर्स की बात की जाए तो दोनों को ही बहुत संभल के रहना चाहिए, दोनों को बहुत रेशनली तरीके से, बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव करना होता है. As the Cold War rolled from one arena to the other, the logic of restraints were increasingly evident. However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicion led them to arm themselves to the teeth and constantly prepare for the war. अब दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों को ही वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता था हमेशा. उनके पास भर भर के न्यूक्लियर वेपन्स थे, भर भर के उनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी, दोनों की इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंट्रीज थी हैं दोनों की दोनों. पर इन दोनों को क्या होता था, हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर रखना पड़ता था खुद को. ह्यूज स्टॉक्स ऑफ आर्म वर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट वॉर फ्रॉम टेकिंग प्लेस. अब वॉर ना हो इसके लिए उनके पास भर भर के न्यूक्लियर वेपन्स थे. द टू साइड मिसअंडरस्टूड दैट द वॉर माइट ओपन इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेंट, ईदर वन साइड मिसकैलकुलेट. अब काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स यहाँ पे आती थी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कंट्री, मतलब मान लो यूएसए है और यूएसएसआर है, अब यूएसए को ऐसा लगे कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो कम हो रहे हैं, तो international alliance during the Cold War was determined by the requirements of superpowers and the calculation of smaller states. As noted above, Europe became the main arena of conflict between the two superpowers. In some cases, the superpowers used their military powers to bring countries into their respective allies. अब दोनों ही कंट्रीज ने, दोनों ही सुपर पावर ने, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ही सुपर पावर ने क्या कोशिश की, अपनी मेंबर्स कंट्रीज़ को एक्सपेंड करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हमारे साथ जुड़े, और इनकी भी यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हमारे साथ जुड़े. तो इन्हीं की वजह से हमारा जो पूरा यूरोप था, पूरा वर्ल्ड था, वो दो कैंप्स में डिवाइड हो गया था, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक. Soviet intervention in the East Europe provide an example. The Soviet Union used its influence in Eastern Europe, backed by their very large presence of armies in the countries of this region, to ensure that the eastern half of the Europe remained within the sphere of influence. In East and Southeast Asia and in West Asia, Middle East, the United States built an alliance system. अब एक और जो यूएस है हमारा, उन्होंने अलायंस सिस्टम को बनाया, ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया, जिसमें से दो नाम हमको क्या पता है, सीटो और सेंटो. नेटो तो बनाया था, इसके साथ साथ में सीटो और सेंटो का भी फॉर्मेशन हुआ. सीटो की फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशन. अब सोवियत यूनियन ने भी अपने स्पेयर्स को इंक्रीज करने की कोशिश की, अपने ग्रुप मेंबर्स को इंक्रीज करने की कोशिश की. सोवियत यूनियन का तो चाइना के साथ टाइज था, नॉर्थ वियतनाम के साथ टाइज था, नॉर्थ कोरिया के साथ और इराक के साथ जो भी रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने लगे, क्लोज रिलेशन में ये लोग आ गए. The Cold War was threatened to divide the world into two alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial rule,
Powers such as Britain and France were worried that they would lose their freedom as soon as they granted formal independence. अब जो काफ़ी सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री थी, जैसे इंडिया किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वैसे ही काफ़ी सारी कंट्रीज जो थी वो फ्रांस के अंडर में थी और काफ़ी सारी जो थी वो ब्रिटेन के अंडर थी। तो जैसे ही उन कंट्रीज ने फ्रीडम पाई, हम लोगों ने, इंडिया ने कब फ्रीडम पाई, 1947 में फ्रीडम पाई उन्होंने, इंडिया ने। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको डर लगने लगा कि अभी तो हम लोग ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए हैं और अभी हमको हमारे ऊपर ये चीज़ का प्रेशर पड़ रहा है कि हमको किसी ना किसी सुपर पावर्स के साथ में जाना है, या तो यूएस के साथ जाना है या यूएसएसआर के साथ जाना है। अब उस कंट्रीज़ को एक काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा उनके ऊपर कि दोनों में से किसी ना किसी कैंप को उनको ज्वाइन करना है। तो अब उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला इसका, उन्होंने नैम क्रिएट किया। नैम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट, अगर जिसको दोनों ही कंट्रीज के साथ नहीं जाना, न यूएस के साथ जाना न यूएसएसआर के साथ जाना, दोनों ही सुपर पावर्स में से किसी के साथ नहीं जाना, उन कंट्रीज ने क्या ज्वाइन किया, नैम ज्वाइन किया। Cracks and split within the alliance were quick to appear. Communist China quarreled with the USSR. अब वैसे ही कम्युनिस्ट चाइना की क्या हो जाती है थोड़े टाइम बाद, 1950s में यूएसएसआर के साथ उनकी लड़ाई होने लगती है और टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में, मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट होने लगता है यूएसएसआर के बीच में और चाइना के बीच में 1969 के बीच में। The other important development was the non-aligned movement, that is NAM, which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliance. दोनों अलायंस से हमको सेपरेट होने के लिए कौन सा ऑप्शन मिला, हमको NAM कंट्रीज का ऑप्शन मिला। यू मे आस्क वाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी एलाइज। तो तुम सोच रहे होंगे कि जो यूएसएसआर, जो दोनों सुपर पावर्स थी, चाहे यूएसए हो चाहे यूएसएसआर हो, दोनों ही कंट्रीज को क्या जरूरत थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि उनके साथ एलाइज चाहिए, उनको साथी चाहिए, छोटी छोटी कंट्रीज या और भी कंट्रीज को उनको सहारा चाहिए। तो उनका भी एक अलग बेनिफिट था उन कंट्रीज से। आफ्टर ऑल with their nuclear weapons and regular armies they were so powerful। अब दोनों ही सुपर पावर्स मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिकली, हर एक चीज से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। अगर हम उन छोटी छोटी, मान लो इतनी सारी कंट्रीज है, ये छोटी छोटी कंट्रीज है जो कि किसी साइड है, यूएसए के साइड है, तो अगर हम इतनी कंट्रीज का फाइनेंशियली भी कॉम्बिनेशन देखें ना, तो वो इतना भी नहीं हो सकता था कि इनका कुछ हो पाए। तो उन्होंने क्या किया, इस फाइनेंशियल चीज को, जो सुपर पावर्स थी उस फाइनेंशियल चीज को उन्होंने किस में हेल्प करने की कोशिश की, उनका जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स होती थी उनका मिलिट्री खर्चा, तो मिलिट्री का जितना भी खर्चा होता था उन कंट्रीज का कंबाइंड मिला के, तो सुपर पावर्स की जो मिलिट्री थी उसका खर्चा निकल जाया करता था। Yet the smaller state was helpful for the superpowers in gaining access to। अब किस किस चीज में उनको हेल्प मिलती थी छोटी कंट्रीज से, वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होती थी, ऑयल्स चाहे लगा लो चाहे मिनरल्स लगा लो, टेरिटरीज फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप। टेरिटरीज मिल जाती थी जहां से वो अपने वेपन्स को लॉन्च कर पाते थे। लोकेशन फ्रॉम विच दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। अब एक दूसरे की जासूसी करने के लिए भी उनको लोकेशंस का फायदा मिलता था। इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मैनी स्मॉल कंट्रीज टुगेदर कुड पे फॉर द मिलिट्री। अब वही चीज़ लिखी हुई है, उन छोटी छोटी कंट्रीज का अगर हम इकोनॉमिक पैसा उनको हम They were also important for ideological reasons. The loyalty of allies suggested that the superpowers are winning the war of ideas as well, that liberal democracy and capitalism were better than socialism and communism। अब दोनों ही कंट्रीज के बीच में कंपटीशन चलता रहता था कि विच आइडियोलॉजी इज बेटर। ठीक है, कौन सी आइडियोलॉजी बेटर है किससे, कम्युनिज्म बेटर है या सोशलिज्म बेटर है, कैपिटलिज्म बेटर है। दोनों ही आइडियोलॉजीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था कि किसकी आइडियोलॉजी सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट है और बेस्ट सूटेड है। तो एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दैट विल बिगिन इन दिस चैप्टर्स वर द ओनली वन ऑफ द सेवरल क्राइसिस दैट ओकर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक तरह का बहुत हाई पॉइंट था कोल्ड वॉर का, और कोल्ड वॉर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब इसमें काफ़ी सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे कोरियन क्राइसिस हुआ, बर्लिन क्राइसिस हुआ, कॉन्गो क्राइसिस हुआ,
यहाँ पे वॉर हुए, छोटे छोटे वॉर हुए, पर एक वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर होने से बच गया। द कोल्ड वॉर वॉज द कोल्ड वॉर ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वॉर, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट, अब हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, दैट द वॉर्स डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। अब छोटे मोटे वॉर्स तो आपस में चलते रहे, पर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर थर्ड होने से बच गया। द टू सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया। अब कोरियन क्राइसिस होते हैं कब, याद रखना है आपको, 1950 टू 1953। फिर क्या होता है, बर्लिन क्राइसिस होता है 1958 टू 1962। देखो एरेनास मतलब ऐसे ऐसे कौन सी एरियाज थे जहाँ पे टेंशन्स डेवलप हुई, जहाँ पे वॉर्स की स्थिति बन गई। और फिर क्या हुआ, अर्ली 1960s में कॉन्गो क्राइसिस भी हुआ, और अदर प्लेसेस पे भी ये सब चीज़ें होती रही। क्राइसिस डीपेंड एज नीदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वॉज विलिंग टू बैक डाउन। अब दोनों ही क्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, क्राइस मतलब इंक्रीज ही होते गए, डिक्रीज नहीं हुए, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स में से कोई भी सुपर पावर्स बैक डाउन करने के लिए रेडी नहीं थी। व्हेन वी टॉक अबाउट एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर वी रेफर्स देयरफॉर टू द एरियाज। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, किसकी डेफिनेशन, एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर की डेफिनेशन। वी रेफर्स देयरफॉर टू द एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर ऑकर्ड, जहाँ पे क्राइसिस और वॉर तो हुए, थ्रेटन टू ऑकर बिटवीन द अलाइन सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स, पर उनकी कुछ लिमिट्स जो थी वो क्रॉस नहीं हुई। मैनी great many lives were lost in some of these arenas like Korean, Vietnam, Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostility। अब यहाँ पे भी जैसे वियतनाम हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे भी काफ़ी लॉस हुआ, सिविलियंस का भी हुआ, पर एटलीस्ट जो पूरा वर्ल्ड जो था वो न्यूक्लियर वॉर से बच गया, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स भर भर करके थे। In some cases, huge military buildups were reported. In many cases, diplomatic communication between the two superpowers could not be sustained and contributed to the misunderstandings. Some countries outside the two blocs, for example, the non-aligned countries, played a role in reducing Cold War conflicts and averting some grave crises. Jawaharlal Nehru, one of the key leaders of NAM. तो इस टॉपिक में हमको यहाँ पे दिया गया है कि काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हुई जब दोनों सुपर पावर्स अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। और फिर लिखा हुआ है समटाइम्स कंट्री आउटसाइड द टू ब्लॉक्स। अब जैसे कुछ सारी कंट्रीज थी जो कि दोनों ही ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक के बाहर थी, जैसे कि नाम हो गई, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने प्रयास किया, उन लोगों ने कोशिश की कि दोनों ही जितनी भी टेंशन चल रही है उसको रिड्यूस किया जाए, कोल्ड वॉर होने से, मतलब एक हॉट वॉर में कन्वर्ट होने से बचा जाए, दोनों के बीच में मीडिएशन हो पाए। Leader of NAM played a crucial role in mediating between the two Koreas in Congo crisis. The UN Secretary General played a mediatory role. अब आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि क्रूशियल रोल किसने प्ले किया। नैम के जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कोरियन क्राइसिस में क्या किया, अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, और दोनों ही कोरियन क्राइसिस जब हुआ 1950 से 1953 में, तो उसको रिड्यूस कराने की कोशिश की, उनको मीडिएट कराने की कोशिश की, नेगोशिएशंस करवाने की कोशिश की है। और वैसे ही अनदर एग्जांपल हमको गिवन है कोंगो क्राइसिस में, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, उनका भी एक बहुत बड़ा मीडिएटरी रोल रहा। By and large, it was the realization on a superpower's part that war by all means should be avoided that makes them exercise restraint and behave more responsibly in international affairs. As the Cold War rolled from one arena to the another, the logic of restraint was increasing evidently. However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicion led them to arm themselves to the teeth and constantly prepare for the wars. अब मैंने आपको बताया कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस जो था, उन्होंने लॉजिक ऑफ डिटरेंस के चलते वॉर्स तो प्रिवेंट हो गई, पर जो दोनों कंट्रीज के बीच में आपसी दुश्मनी थी वो ख़त्म नहीं हो पाई, और इसी वजह से दोनों कंट्रीज को हमेशा तैयार रहना पड़ता, मिलिट्री वाइज, फाइनेंशियल वाइज हमेशा रेडी रहना पड़ता कि कभी भी वॉर हो सकता है। ठीक है, दोनों ही कंट्रीज को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना था, मैच्योरली बिहेव करना था एक दूसरे के तरफ। द टू साइड अंडरस्टैंड दैट द वॉर माइट ओकर इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेंट्स। ईदर साइड
might miscalculate the number of weapons in the possession of the other side. कभी कभार ऐसा भी हो सकता था कि एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के जो न्यूक्लियर वेपन है उसको मिसकैलकुलेट कर दे. दे माइट मिसअंडरस्टूड द इंटेंशन ऑफ द अदर साइड. कभी कभार ऐसा भी हो सकता था कि एक सुपर पावर दूसरे सुपर पावर्स का इंटेंशन ना समझ पाए या रॉन्गली मिसअंडरस्टूड कर दे उनके इंटेंशंस को. बिसाइड व्हाट इफ देयर वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट. और अगर क्या होता अगर गलती से कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता तो. वॉट हैपन इफ समवन फायर्ड ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन बाय मिस्टेक. क्या होता अगर कोई इंसान गलती से न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर दे या कोई सोल्जर मतलब मिसचीवियसली बिहेव करके न्यूक्लियर वेपन को या फिर एक वॉर को स्टार्ट कर दे. व्हाट इफ एन एक्सीडेंट ऑकर्ड विद अ न्यूक्लियर वेपन. तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि उनके पास तो भर भर के न्यूक्लियर वेपन्स थे. अब क्या होता अगर गलती से भी न्यूक्लियर वेपन का एक्सीडेंट हो जाता, कोई गलती से या फिर कोई शरारत करता, कोई सोल्जर अगर शरारत करके वॉर को स्टार्ट करने की कोशिश करता, तो कैसे पता चलता दूसरे वाले सुपर पावर को, कैसे पता चलता कि ये एक एक्सीडेंट था, ना कि ये सामने वाले कंट्रीज के रॉन्ग इंटेंशन थे कि वॉर को इनिशिएट किया जा सके. तो हमको what if an accident occurred with the nuclear weapon? How would the leaders of that country know about it? It was an accident or not an act of sabotage by an enemy, or that a missile had not landed from the other side. तो जो इतने सारे क्वेश्चंस ऊपर गिवन है इसमें यही डिस्क्राइब किया गया है कि अगर गलती से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है दोनों सुपर पावर्स के बीच में तो वो कैसे पता लगाएंगे कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर वेपन जो लॉन्च हुए वो गलती से हुए, सामने वाली सुपर पावर्स का ऐसा इंटेंशन नहीं था. तो किस चीज़ से पता लगा पाएंगे. In time, therefore, the US and the USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons. A stable balance of powers, they decided, could be maintained through armed control starting in 1960s, and the two-sided signed 3 significant agreement. अब क्या होता है, इसलिए यूएस और यूएसएसआर डिसाइड करते हैं कि उनके पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है उनके ऊपर थोड़ा सा लिमिटेशंस या एलिमिनेशंस लगा दिया जाए, बैरियर्स लगा दिए जाए. तो इसी की वजह से उन्होंने 3 मेन ट्रीटी साइन की. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ट्रीटी साइन की जो वो थी LTVT, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी. मतलब जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को हम टेस्टिंग करते हैं तो उस टेस्टिंग के ऊपर लिमिट्स लगा दे कि हम इतने बार से इतने बार ही न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर सकते हैं. दूसरा था NPT, जिसको साइन करने से इंडिया ने रिफ्यूज़ किया. NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी. इसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी कि जो भी कंट्रीज़ है जिनके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन है उनके पास तो पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स है तो उनके पास रहेंगी. बाकी जो न्यूली कंट्री है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च नहीं कर सकती, न्यूक्लियर वेपन्स अपना नहीं बना सकती उस ट्रीटी के चलते. तीसरा क्या था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी. जैसे मिसाइल जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है किसमें, एयर में होती है, वाटर में होती है. तो उन सब के ऊपर क्या लगा दिया गया, बैरियर्स लगा दिए गए, लिमिटेशंस को लगा दिया गया. देयर आफ्टर द सुपर पावर्स लेड सेवरल राउंड्स ऑफ आर्म लिमिटेशन टॉक्स एंड साइन सेवरल मोर ट्रीटीज टू लिमिट्स देयर आर्म. और दोनों ही सुपर पावर्स ने काफ़ी सारे अग्रीमेंट साइन किए खुद की न्यूक्लियर वेपन, खुद की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए या फिर लिमिट देने के लिए. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी. अब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बाइपोलैरिटी. बाइपोलैरिटी मतलब बाई का मतलब होता है टू, पोलैरिटी का मतलब पोलर्स. We have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival allies. हमने ये चीज़ देखी कि पूरे ही वर्ल्ड को 2 भाग में बांट दिया गया था कोल्ड वॉर के टाइम पे. It was in this context that non-alignment offered the newly decolonized country of Asia, Africa, Latin America a third option. अब तीसरा ऑप्शन क्या निकल के आता है, नैम का, जिसमें एशिया की नई नई कंट्रीज, एशिया की डिकोलोनाइज कंट्रीज होती है, अफ्रीका की होती है, लैटिन अमेरिका की होती है. The roots of NAM went back to the friendship between the 3 leaders Yugoslavia. अब इसमें 5 फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में हमको बताया गया है और इसमें हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे नैम के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूगोस्लोविया के कौन थे, जोसिफ ब्रोज टिटो. इंडिया से थे जवाहरलाल नेहरू. इजिप्ट के जो लीडर थे गैमल अब्देल नेसर. सुक्रेनो थे
इंडोनेशिया के, और क्वामे नक्रोम थे घाना के। तो इन 5 फाउंडिंग मेंबर्स ने क्या किया, नैम का फॉर्मेशन किया। हु हेल्ड द मीटिंग इन 1956, ये आपको याद रखना है। 1956 में इनकी पहली मीटिंग हुई। इंडोनेशिया, सुक्रेनो एंड घानास, क्वामे नक्रोम स्ट्रांगली सपोर्टेड देम। These 5 leaders came to be known as 5 founders of NAM. The first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961. अब जो summits हुई, जो मीटिंग हुई नॉन अलाइंड मूवमेंट की, वो कब हुई, बेलग्राडे में 1961 के अंदर। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। दिस वॉज द कल्मिनेशन ऑफ एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। अब इसमें 3 चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया। यहाँ 3 फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं। लेट्स स्टडी कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज। तो जितनी भी ये 5 कंट्रीज है, फिर और जो कंट्रीज अभी नैम को ज्वाइन करेगी, उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरेनाज। थर्ड है द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूक्ली decolonized African countries into the international arena. By 1960s, there were 16 new African members in the UN. अब 1916 के टाइम पे 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। द फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाय 25 मेंबर। अब जो मीटिंग होती है उसमें कितने मेंबर्स कंट्रीज होती है, 25 मेंबर्स कंट्रीज होती है ओवर द ईयर। अब काफ़ी टाइम के बाद जो मेंबरशिप होती है नैम की वो बढ़ती जाती है। अब लेटेस्ट मीटिंग के बारे में बताया गया है इसमें। लेटेस्ट मीटिंग फर्स्ट समिट कब हुई हमारी, बेलग्राडे 1961 के अंदर। और वैसे ही हमारी अभी रिसेंट का डेटा यहाँ पे गिवन है 2018 में अजरबैजान में हुई मीटिंग 2019 में। और वो कौन सी समिट थी, 18th समिट थी। और वहाँ पे कितने लोगों ने अटेंड किया, 120 मेंबर कंट्रीज ने अटेंड किया और 17 वहाँ के ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। As non-aligned grew into a popular international movement, countries of various different political system and interests joined it. अब जैसे जैसे इंटरनेशनल मूवमेंट बनने लगा, ये जैसे जैसे नॉन अलाइनमेंट का डेवलपमेंट होने लगा, वैसे ही क्या हुआ कि लोग उनको ज्वाइन करते गए। जितनी जितनी कंट्रीज डिकोलोनाइज होती गई, फ्रीली इंडिपेंडेंट होती गई, वैसे ही वो लोग क्या करने लगे, नैम को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। This made the movement less homogeneous and also made it difficult to define it a very neat and precise term. What did it really stand for? अब क्वेश्चन ये आता है कि नैम का मतलब क्या है, कि नैम किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। Increasingly, NAM was easier to define in terms of what it was not. It was not about being a member of an alliance. नैम का सीधा सा मतलब ये था कि नैम किसी भी अलायंस का साथ नहीं देना चाहता। मतलब दोनों अलायंस से दूर रहने के लिए कौन सा ऑप्शन आप कौन से चीज़ को हम आप उठा सकते हो, नाम को चूज कर सकते हो। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। अगर कोई कंट्री दोनों अलायंस से दूर है तो आप इसको आइसोलेशन वाला सिस्टम कंसीडर नहीं कर सकते, ना ही न्यूट्रलिटी कंसीडर कर सकते। आइसोलेशन का मतलब होता है जब आप वर्ल्ड अफेयर से ही बिल्कुल किनारा कर लेते हो, आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो, तो ही उसको आइसोलेशनिज्म बोला जाएगा। और न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग आउट ऑफ द वॉर, किसी भी वॉर से दूर रहना क्या बोलते हैं, न्यूट्रलिटी। तो नैम जो था वो ना ही आइसोलेशन को फॉलो करता था, ना ही वो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को फॉलो करता था, क्योंकि जो नैम था वो आइसोलेशन नहीं था। आइसोलेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि आइसोलेशन का मतलब होता है कि हम पॉलिटिकल इंटरनेशनल अफेयर से ही दूर है। जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही है, इंटरनेशनल अफेयर्स में जो भी चीज़ चल रही है, उन सब चीज़ों से हम दूर हैं। पर इंडिया ने या फिर नैम की कंट्रीज़ ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी बराबर का था और हम लोग वॉर को रिड्यूस करने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज आइसोलेशन। अगर दोनों अलायंस से हम लोग दूर है, ठीक है, दोनों अलायंस से दूर है हम, तो उसको आइसोलेशन नहीं कह सकते हम, या ही न्यूट्रलिटी नहीं कह सकते। नॉन अलाइंग इज नॉट आइसोलेशनिज्म, सिंस आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर। वर्ल्ड अफेयर से दूर रहने का मतलब होता है आइसोलेशनिज्म। Isolationism sums up the foreign policy of the US from the American War of Independence in 1978 up to the beginning of First World War. In comparison of the non-aligned countries, including India, played an active role in mediating the two rival alliances in the course